बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हमने करना है जी, आज है हमारा केस स्टडीज़ है। हाँ, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जी। केस स्टडी इन डेप्थ qualitative study of a particular group or a case. Case study, this type of research studies the characteristics of a particular group or case, such as a Westwood, जिसका हमने reference याद करना है, 12 months participant observation study of female workers in a sticko factory. A case study is not really a research method, but rather a research technique in which different methods can be used to generate data. Such studies are usually based on qualitative methods. मैं बेटू ने कहा जो केस स्टडी है जी, ये नॉर्मली तौर पे हम इसको क्या कह सकते हैं, ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बनती है। और केस स्टडी है वो कहते हैं जो एक रिसर्च मेथड नहीं है, बल्कि क्या चीज़ है, एक रिसर्च टेक्निक है। एक रिसर्च टेक्निक है जिसमें हम डिफरेंट किस्म के मेथड्स को कंबाइन भी कर सकते हैं। ये मेरे बेटे इसकी समझ आ रही है आपको कि वो क्या कह रहे हैं कि केस स्टडीज़ बेसिकली क्या चीज़ है, ये रिसर्च मेथड नहीं है सच एज, ये बल्कि एक टेक्निक है। और इस टेक्निक में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के जो हमने पीछे चीज़ें पढ़ी है ना, उनको मर्ज कर सकते हैं। यानी इसमें स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी हो सकता है, ठीक है मेरे बेटे। उसके बाद पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है। यानी इसमें डिफरेंट चीज़ों को मर्ज करेंगे तो केस स्टडी बन जाएगी। इसकी स्ट्रेंथ क्या है? द फोकस ऑन अ सिंगल ग्रुप स्टडीड over time provides great depth and detail of information that has greater validity than simple quantitative studies. In case where the sample is relatively small and self-contained, such a factory, Westwood, a school, or even a restaurant, large amount of data can be collected in a relatively cost-effective way. Such studies help to uncover the meanings people give to everyday behavior. They often make use of participant observation, but other matter are also used in case studies. The research objective is normally to develop narrative data that tell a story about the people being studied, or qualitative method are usually most useful. अब मेरे बेटे इसकी स्ट्रेंथ में जो हमें चीज़ समझ आई है, आप एक होटल में जाके इसको कर सकते हैं, केस स्टडी कर सकते हैं। आप एक स्कूल के अंदर केस स्टडी कर सकते हैं। आप किसी फैक्ट्री में भी केस स्टडी कर सकते हैं। एक चीज़ तो आपने जो अंडरस्टैंड करनी है, जो मैंने पहले भी आपको रिपीट किया, वो क्या चीज़ है कि इसमें डिफरेंट मेथड्स को मर्ज किया जा सकता है, एक बात। दूसरे नंबर पे ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग से मुराद है कि आप इसमें एक डिटेल चीज़ ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो डाटा है वो काफ़ी डिटेल डाटा जो है वो किसके बारे में होगा, बिहेवियर के बारे में। और मेरे जो केस स्टडी है नॉर्मली ये डे टू डे जो आपका जो बिहेवियर है, बंदों के साथ जो इंटरेक्शन है, नॉर्मली तौर पे हम उसको देखते हैं। फॉर इंस्टेंस अब एक बंदा है, ठीक है, वो एक जगह एक किसी भी होटल में जाके बैठ जाता है और बंदों को देखता रहता है। फॉर इंस्टेंस मियाँ बीवी जो फ्रस्ट्रेशन में आके कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। आप यहाँ तक केस स्टडी में इस चीज़ को भी आप स्टडी कर सकते हैं कि सुबह के वक़्त बंदों का बिहेवियर कैसा होता है, दोपहर के वक़्त उनका बिहेवियर कैसा होता है, शाम के वक़्त या ऑफ़िस टाइम के बाद अगर कोई बंदा किसी भी अपने कोवर्कर के साथ आके कॉफ़ी या चाय लेना चाहता है, तो उस वक़्त उसके एक्सप्रेशन या उसका बिहेवियर, उसकी फ्रस्ट्रेशन लेवल है या हैप्पीनेस है या क्या है, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आप बंदों के, ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं किसके साथ? क्योंकि हम क्वालिटेटिव पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, रिसर्च पढ़ रहे हैं, तो क्वालिटेटिव के हिसाब से जो कुछ भी है ये किसके हिसाब से होगा? आपके बिहेवियर के हिसाब से होगा, ठीक है मेरे बेटे। सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ ऑफ द केस स्टडी इज़ दैट दे अलाउ an in-depth understanding of how people see and understand their particular world using their own eyes, word and experiences. People can speak for themselves through the channel of sociological research. Small scale case studies can also be used as pilot studies to allow a researcher to develop hypotheses, test data collection methods and identify potential problems in preparation for a large study. अच्छा मेरे बेटे केस स्टडी के एक और ने बड़ी ज़बरदस्त टर्म इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पे मैं एक अर्ली मैरिज के हिसाब से बात करना चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जी अर्ली मैरिज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसके ऊपर केस स्टडी करना चाहता हूँ, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जी मैं किसी एक ऐसी लोकेलिटी को यानी सेलेक्ट करूँगा जहाँ ज़्यादातर कंजर्वेटिव बंदे रहते हैं। कंजर्वेटिव वो कहते हैं कि जो अगर ऑर्थोडॉक्स जो पुराने ख़यालात के होते हैं, ठीक है, रेडिकल भी हम इन्हें कह सकते हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मैं उनको करूँगा। अब मैंने वो एक मोहल्ला ले लिया या एक इलाका ले लिया जिसकी रेपो इस किस्म की है, ठीक है। अब मैं उधर देखूँगा कि उधर जो अगर अर्ली मैरिजेज़ हैं, तो क्या फ़ीमेल का जो है उधर स्टडी का किस लेवल पर बंदे पसंद करते हैं? क्या वो स्कूल गोइंग को पसंद करते हैं कि नहीं करते? या उन इलाकों में वो डायरेक्टली मदरसास में भेज देते हैं? ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं साथ-साथ रिविज़न में भी साथ लेके आना चाह रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि जो आपकी अर्ली मैरिज है, तो अगर मैंने आपसे बात की कि एक तो अर्ली मैरिज हो गई, ये हमने इसको, ये मेरा टैग क्या है, अर्ली मैरिज। इसकी ये केस स्टडी मैं अर्ली मैरिज करूँ। लेकिन इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स भी आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो रिलीजियस बंदे हैं वो अर्ली मैरिज के ऊपर यानी अर्ली मैरिज पहला टैग हम इसमें क्या करें, रिलीजियस फैक्टर,
ठीक है। दूसरे नंबर पे हम इसको कह सकते हैं, चलें फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी कर सकते हैं कि ज़्यादातर अर्ली मैरिजेस वो करते हैं कि जो फाइनेंशियली तौर पे साउंड नहीं होते और वो रिलीजियस भी होते हैं। दो चीज़ें, ये दोनों क्या चीज़ आ गई, ये वेरिएबल आ गए। फिर तीसरा वेरिएबल हम ये भी इसमें अटैच कर सकते हैं, चूंकि अर्ली मैरिज है तो ये तो टेंडेंसी है ही नहीं है कि शादी के बाद लड़की पढ़ सकती है। मेरे बेटे समझ आ रही है ना इस चीज़ को, ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो नॉर्मली तौर पे क्या चीज़ है, केस स्टडी के अंदर हम एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं पायलट स्टडीज़, ठीक है। ये पायलट स्टडीज़ क्या चीज़ है, मेरे बेटे उसने कहा कि अगर मिसाल के तौर पे आपको मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक बड़े लेवल के ऊपर रिसर्च करूँ, जैसे मैंने अभी तो आपको मोहल्ले के हिसाब से बात की है ना, ठीक है। तो अगर मैं फॉर इंस्टेंस चाहता हूँ कि पहले मैं एक मोहल्ले के हिसाब से सारी चीज़ों को देख लूँ, उसके बाद मैं इसको एक किसी सूबे या किसी शहर के ऊपर लेके जाऊँगा, तो कोई भी बड़ी रिसर्च जो है उसका एक डेमो लेने के लिए, ठीक है, उसका एक शॉर्ट वर्जन लेने के लिए जो हम सर्वे करते हैं या जो हम काम करते हैं उसको भी केस स्टडी कह सकते हैं। मेरे बेटे को समझ आई बात की, ठीक है। मॉडल टाउन यदि मेरा अगर फॉर इंस्टेंस एक रीजन है कि जिसमें मैंने रिसर्च कर रहा हूँ अभी, ये पायलट स्टडीज़ हो जाएगा, जिसमें मैक्सिमम मैं 50 से 100 या 200 तक बंदों का उनका इंटरव्यू करूँगा और सर्वे में उनको लेके आऊँगा, वो मेरे रिस्पोंडेंट होंगे और किसी भी एक स्पेसिफिक मैटर के हिसाब से। तो अगर एक छोटी सी लोकेलिटी में, एक छोटी सी कम्युनिटी में कोई मैं सर्वे कर रहा हूँ तो उसको हम क्या कहेंगे, पायलट स्टडीज़ या पायलट सर्वे भी हम इसको कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एक छोटा वर्जन, एक डेमो, एक ट्रेलर या एक टीज़र, ठीक है। उसके बाद अगर मैं उसी चीज़ को देखूँगा कि अच्छा मुझे इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, ताकि जब मैं बड़े लेवल पर अब कोई यानी कोई प्रोजेक्ट लूँ या बड़े लेवल पे कोई रिसर्च करूँ तो वो फिर मुझे हेल्प आउट करेगा, ठीक है। वो मेरा पायलट सर्वे, ठीक है जी। अब अच्छा, इसकी लिमिटेशंस क्या है? केस स्टडीज हैव अ रेंज ऑफ प्रैक्टिकल लिमिटेशन दैट डिपेंड्स टू सम एक्सटेंट ऑन देयर साइज एंड स्कोप। लार्ज स्केल इन डेप्थ स्टडीज कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम, effort and money. Regardless of their size, the intensive and detailed nature of case study mean that they make higher demands on the skill of researchers who may spend months or years living and working with their subjects and respondents, who may be subject to extensive and detailed questioning and observation through the study. It is difficult to journalize from case studies because they tend to focus on small groups. They may also be representative of themselves. It might, however, be possible to draw comparisons between similar groups. The validity of such criticism depends on the researcher's aim. If sample is the target population and the aim is to simply provide a detailed insight into the behavior of a particular group, there is no need for research to be journalized. अब देखो इसकी limitations के अंदर क्या चीज़ है मेरे बेटे, एक बहुत time consuming है, you people have a lot of money for that. अभी obviously आपने time जब consume करना है तो फिर पैसों की भी आपको ज़रूरत होगी। दूसरे नंबर पे ये है कि मेरे बेटे इसको हम journalize नहीं कर सकते। क्यों नहीं journalize कर सकते? मिसाल के तौर पे अब मैं आपसे बात करने लगा हूँ कि मैंने आपको बताया कि मैं मॉडल टाउन की बात करूँ। अब मॉडल टाउन जो है ये एक छोटा सा इलाका है, ठीक है। इसके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसके पास इधर बंदों के पास की जो अवेयरनेस का एक लेवल है वो में नहीं आते, वो इतनी ज़्यादा उनके बंदों के पास अवेयरनेस नहीं है, इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो ये एक ऐसा सर्वे है कि जो सिर्फ और सिर्फ एक इससे मिलती-जुलती किसी कम्युनिटी में होगा जो बहुत ही लिमिटेड है। हम इस सर्वे को सऊदी अरेबिया में प्रैक्टिकली तौर पे तो नहीं कर सकते, अमेरिका में तो नहीं कर सकते, यूरोप में तो नहीं कर सकते। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि केस स्टडी का सब्जेक्ट भी ऐसा होता है कि जो बहुत लिमिटेड होता है और ऐसा भी होता है कि केस स्टडी में जिस चीज़ के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, हम उसको जर्नलाइज़ नहीं कर सकते। चूँकि जर्नलाइज़ नहीं कर सकते तो इसका मतलब इसका स्कोप क्या होगा? लिमिटेड हो जाएगा। तो ये मेरे बेटे इसकी लिमिटेशन है। अब मेरे बेटे अभी तक हमने जितना भी क्वालिटेटिव के हिसाब से जो प्राइमरी चीज़ें थी, प्राइमरी में आपको पता है ना जिसमें आप खुद से पार्टिसिपेंट आप होते हैं। अब देखें इसमें हमने ऑब्जर्वेशंस को भी पढ़ लिया, ठीक है? इसमें हमने इंटरव्यू को भी पढ़ लिया, इसमें हमने ग्रुप इंटरव्यूज़ को भी पढ़ लिया, मेरे बेटे, ठीक है? तो अब ये है कि अब इसमें सिर्फ 2 चीज़ें और हैं और उसके बाद हमारा ये टॉपिक है ये भी हमारा क्लोज़ हो जाएगा। अच्छा जी, सेमियोलॉजी क्या चीज़ है? सेमियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द कल्चरल मीनिंग्स एम्बेडेड इन मीडिया फॉर्म। स्टोक्स suggests that the semiology is frequently combined with the content analysis to produce a more rounded picture of behavior through its ability to explore and interpret the hidden messages within the text. The theoretical justification for this is the idea that text always involve two level of understanding. अच्छा मेरे बेटे, सेमियोलॉजी क्या चीज़ है? अब देखें आप एक रिसर्च कर रहे हैं, हमने लास्ट टाइम भी बहुत दफ़ा इस चीज़ को डिस्कस किया था पढ़ाने के दौरान कि आप जैसे आपका ओवर्ट है या कोवर्ट पार्टिसिपेशन है, ठीक है मेरे बेटे। ऑब्जर्वेशन के अंदर हमने क्या बात की थी कि आपके पास लैंग्वेज स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक बात है। आपको मैंने बताया था कि स्लैंग टर्मिनोलॉजीज़ को आना चाहिए, आपको जैर्गन्स को आना चाहिए, ताकि जब आप उनकी
टर्मिनोलॉजी में बात करें तो फिर आपके पास एक ज़्यादा क्लोजनेस आ जाएगी, आपकी जो रेंज है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, आप ज़्यादा डिटेल्स अच्छे तरीके से उनके बिहेवियर को यानी उनको एग्जामिन कर सकेंगे। तो मेरे बेटे सिमोलॉजी क्या चीज़ है, किसी भी देखिए किसी भी एक कल्चर के अंदर, ठीक है, देखें बड़ी आसान मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर इंस्टेंस मैं अगर आप मेरे से छोटे भी हैं और मैं आपसे बात करूंगा कि यार आप ऐसे करें, आपने कल इस चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज करके आना है, तो देखिए मैं आप मेरे से अगर छोटे हैं, ठीक है, तो एक मैं आप एक रिस्पेक्टफुल वे है किसी भी चीज़ की बात करने का। अगर आप मेरे से छोटे हैं, मैं अगर आपको यार तू ना सुबह यार तूने पढ़ के आना अच्छे तरीके से, तो जो तू और आप का डिफरेंस है ये बेसिकली हमारे यहाँ जैसे एक कल्चरल ये एक चीज़ भी है मेरे बेटे। आगे भी इसको यानी हम बड़ों को तू करेंगे तो ऑब्वियसली जो बंदा बड़ों को तू करके मुखातिब कर रहा है तो उसका ये समझेंगे कि एक तो इसके पास एजुकेशन नहीं है, दूसरा इसके पास मैनर्स या इसको बिहेवियर या एटिकेट्स का नहीं पता। तो असल में जिस कल्चर में आप रह रहे हैं उस कल्चर में जो चीज़ इन है, उस कल्चर में जो जो अल्फाज के पीछे छुपे हुए मतलब हैं वो बताते हैं। आप इंग्लिश में देखें सबके लिए यू है, यानी छोटा है तो भी यू, बड़ा है तो भी यू, आपके साथ एज फैलो तो भी यू, ठीक है। तो कुछ कल्चर के अंदर स्पेसिफिक वर्ड्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जब तक हम उनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक हम बंदों के बिहेवियर को भी अच्छे तरीके से नहीं एग्जामिन कर सकेंगे। और ये चीज़ हम किसके थ्रू यानी इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सेमियोलॉजी के थ्रू, कि हमें इसको भी पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि जब हम रिसर्च के अंदर करें हमारा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, हम उसको फिर 100% उसको क्या किया जा सके, उसकी डिटेल हमारे पास इंफॉर्मेशन की जा सके। अब जो मैंने आपको बताया कि जो टेक्स्ट है उसको हम दो लेवल्स की है अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले डिनोटेटिव रेफर्स टू व्हाट समथिंग इज अ लिटरल रिप्रेजेंटेशन सच एज पिक्चर ऑफ अ बंच ऑफ रोजेस। अब देखिए डिनोटेटिव क्या चीज़ है मेरे बेटे, जिसमें जो चीज़ नजर आ रही है वो उसी तरह है। अब उसकी एक अपनी लैंग्वेज नहीं है। जो पिक्चर में आपको देखिए रोजेस है तो रोजेस मीन इट्स अ रोजेस, इसका कोई पीछे हिडन उस तरह नहीं है, ठीक है। हाँ, ये टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि हम कुछ सिंबलाइज कर लेते हैं चीज़ों को, कि रेड कलर को जैसे यानी रोज है तो ऑब्वियसली इट्स अ साइन ऑफ लव, ठीक है, तो कुछ उस तरह, लेकिन हिडन नहीं है ये चीज़, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कॉनोटेटिव refers to what something means, and this can vary between individual, group and cultures. In some culture, for example, a man giving a woman 12 red roses might symbolize his love. Doing the same in Russia symbolize death. Even number of flowers are only given to people at funeral. समझ आ गई बात की। अब देखिए जैसे मैंने आपकी बात की, यानी मैंने आपको बताया पहले भी कि तू और आपके हिसाब से यानी कल्चरल के हिसाब से चीज़ एक ही है, लेकिन उसका मतलब डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट है। अब ये एक मैं वैसे आपसे बात करूँ, अब देखिए आप यूरोप जाते हैं तो ये एक बड़ी कोई इसमें एक बॉदरेशन वाली बात नहीं है, आप हैंडशेक करते हैं रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, ठीक है। लेकिन इधर पाकिस्तान में या सऊदी अरेबिया में ये चीज़ तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये कल्चरल बैरियर्स भी है। एक तो ये तो एक्शन है ना, कुछ चीज़ें जो आपकी स्टेटमेंट्स, कुछ चीज़ें आपके जेस्चर्स, कुछ चीज़ें जो वो इस चीज़ को भी रिफ्लेक्ट करती हैं सेमियोलॉजी के अंदर। अभी रोज़ की आपको एग्जांपल की समझ आ गई, ठीक है, कि इट्स अ साइन ऑफ लव, बट एट द सेम टाइम ये चीज़ अगर आप रशिया में करेंगे तो इट हैज़ अ क्वाइट यानी डिफरेंट मीनिंग्स, कि वो डेथ के हिसाब से उसको कंसिडर किया जाता है। तो इवन समटाइम्स इट इवन मेथड्स के हाउ मेनी रोज़ यू आर प्लानिंग टू गिव, इसका भी एक इम्पैक्ट है या इसका भी एक मतलब है, ठीक है मेरे बेटे। हाँ, स्पेसिफिक अगर आप कुछ नंबर्स ऑफ फ्लावर्स देते हैं तो डेफिनेटली इट हैज़ अ स्पेसिफिक मीनिंग, यानी ये चीज़ है। हाँ, वो डेथ के हिसाब से ये एक इसको उन्होंने सेंस में लिया है। अब मैं देखें दीज फीचर्स ऑफ द लैंग्वेज एंड द कल्चर आर सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इज़ पॉसिबल टू एग्जामिन बोथ बिहेवियर एंड टेक्स्ट such as television programs and websites on two levels, what it claims to be, what it means to other, ठीक है। अब देखिए मेरे बेटे उन्होंने क्या बताया कि आप इन दोनों चीज़ों को मर्ज भी कर लेना। देखिए एक चीज़ है जो एक सिंपली आपको नज़र आ रही है, जो जैसे है उसी तरह ही है, ठीक है, डेनोटेटिव उन्होंने बोला। एक चीज़ वो है जो जिस तरह है वो उसी तरह ही है, और एक मेरे बेटे जैसे वो दूसरे लेवल पे क्या कहते हैं कॉनोटेटिव में, क्या है कि आपने उसके हिडन मीनिंग्स को भी समझने की कोशिश करना है। और वो कहते हैं नॉर्मली तौर पे मैं वैसे आपसे बात कर रहा हूँ, वैसे आपसे बात कर रहा हूँ कि टीवी प्रोग्राम्स में हमारी जितने ये शो होते हैं जैसे हस्बे हाल हो गया या इससे मिलते जुलते जो हैं और भी क्या है ना, ठीक है, मुज़ाकरात टाइप इस टाइप के। अब देखिए एक चीज़ है जो सिंपली आप कह भी रहे हैं, और एक चीज़ है जो एक पंजाबी का कल्चर है, उस पंजाबी के कल्चर के हिसाब से आप कुछ वर्डिंग ऐसी हैं कि जिनके यानी डोयल आप यानी उनके आप मतलब निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके अंदर आएगी, ठीक है बेटे, सेमियोलॉजी के अंदर इसकी एक्सपर्टीज़ का होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि किसी भी कल्चर को आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल द Glasgow Media Group 1976 showed how semiological analysis can identify the assumptions that lie behind the presentation of television news. It analyzed of how industrial disputes were portrayed, illustrated
subtle form of bias. Actually, employees were generally filmed in a relatively calm environment, such as in an office behind a desk, and reporter would ask respectful questions that the employers was allowed to answer without interruption. Employees, often simply identified as striking workers, were often pictured outside, and questioning was more aggressive, with an emphasis on the employee having to justify their action. अब देखो उन्होंने कितनी ज़बरदस्त बात की है। बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि चीज़ें, अब देखें आप किसी एग्ज़ेक्टिव से बात कर रहे हैं, आप किसी भी मिल ओनर से बात कर रहे हैं, तो जो आप उस वक़्त कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन, ठीक है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देखिए आप किसी इंडस्ट्री ओनर से बात करेंगे तो आप थोड़ा-सा आपका पोलाइट भी जेस्चर होगा। जैसे उन्होंने बताया कि जैसे एक उन्होंने मीडिया को उन्होंने पोर्ट्रे किया था, उसकी एक फ़िल्म बताई और उसमें क्या कहा कि जब भी किसी एग्ज़ीक्यूटिव से आपने बात की, किसी भी एग्ज़ीक्यूटिव्स के साथ आपने डिस्कशन की, तो उसमें क्या चीज़ हमने देखी मेरे बेटे? उसमें हमने ये चीज़ देखी कि जो उसको फ़िल्म किया गया उन्होंने, उसमें क्या कि एक अच्छे से ऑफ़िस में बड़ा पोलाइट बिहेवियर के साथ आपने ओनर से बात की। लेकिन जब आपने यही चीज़ उनके जो सबऑर्डिनेटर हैं या को-वर्कर हैं, ठीक है, उनसे बात की तो आपकी टोन भी डिफरेंट थी। सोशल आ गया ना एक, यानी स्टेटस में भी चीज़ आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा अब ये चीज़ देखें कि ये चीज़ मैनिपुलेट कर रही है। ये चीज़ हमें बता रही है कि जो एक हाई रैंक है उनके साथ आपकी डिस्कशन, उनका लेवल एक डिफरेंट होगा, और वो बेचारे जिनका सोशल स्टेटस कंपैरेटिवली बिलो द बेल्ट है या कम है, आप उनके साथ जब बात करेंगे, उनको जो इवन आप उनको पिक्चर करेंगे तो वो भी यानी अच्छे तरीके से उनको नहीं पिक्चर किया जाएगा। बेटे अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है सेमियोलॉजी की, ठीक है बेटे। रोज आर्ग्यू दैट सेमियोलॉजी हैज़ अ नंबर ऑफ प्रैक्टिकल एडवांटेजेस, इट रिक्वायर्स वेरी few resources, is relatively cheap to carry out, and can be applied quickly and efficiently to a very large sample. Semiology also provides useful tools for analyzing the meaning of media text to demonstrate how the media constructs realities and identities, from selling products to sell ideas. Marxism, in particular, has using semiology to reveal how the media in the capitalist society has represented various social conventions such as social and economic inequality. अच्छा मेरे बेटे एक चीज़ तो आप ज़हन में रख लें कि जब भी आपने मार्क्सिज्म की बात करनी है तो मार्क्सिज्म में दो चीज़ें तो जो है ना वो एक कन्फर्म है मेरे बेटे, और वो क्या चीज़ें हैं? एक सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का वो जिक्र करते हैं कि सोशली तौर पे भी ज़ाहिर बात है जो अमीर है उनके साथ आपकी डिस्कशन, उनके साथ एक उनको सुपीरियरिटी दी जाती है, और दूसरे नंबर पे जो एक ऑब्वियसली जो लैंडलॉर्ड है या लैंड ओनर है मेरे बेटे, वो क्या ही होंगे, वही तो आई मीन हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या है मेरे बेटे, अगर हम उनके लिए यानी लैंड ओनर की हम बात करते हैं तो क्या है जी, आपकी सोशल क्लास है ना मेरे बेटे, जो सोशल हाई सोशल क्लास है। तो अभी हमने क्या चीज़ पढ़ी है कि मार्क्सिज्म में दो चीज़ें आती हैं। मार्क्सिज्म में क्या आती हैं? दो चीज़ें आती हैं। क्या-क्या आती हैं? एक इकोनॉमिक इनजस्टिस और एक सोशल इनजस्टिस। सबसे ज़्यादा मार्क्सिज्म इसके ऊपर करता है। वो कहता है कि मुआशरे में क्या चीज़ बहुत ज़्यादा, जब तक ये अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं कम होगा, जब तक इक्वालिटी जब तक नहीं होगी, और इक्वालिटी वो हमेशा कहता है 2 चीज़ों को के अंदर इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। एक सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए और एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। किसमें मेरे बेटे? बच्चे इक्वालिटी और फेमिनिज्म इज़ एंटायरली टू डिफरेंट थिंग्स। आप ये कह सकते हैं कि फेमिनिज्म में हम एक इक्वालिटी ही की बात करते हैं, लेकिन वो देखिए ना इक्वालिटी तो एक बिल्कुल डिफरेंट जेंडर के हिसाब से है, ठीक है। और मार्क्सिज्म में सोशल की सोशल जो मार्क्स देखिए ना, फेमिनिज्म में तो हम फीमेल फैक्टर लेके आते हैं ना कि भाई फीमेल के साथ यानी कि इक्वालिटी होनी चाहिए। किसमें? हाँ, मेरे बेटे वो तो इकोनॉमिक आ गई ना। देखें उसको थोड़ा-सा मुझे एक्सप्लेन कर लें। देखें इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी में ये चीज़ है कि वो तो सब में हमें नज़र आनी चाहिए। जैसे फॉर इंस्टेंस अब मार्क्सिज्म किसके बारे में बात करता है? वो फेमिनिज्म की भी बात करता है, लेकिन वो टॉप लेवल पे उसकी जो प्रायोरिटी है वो किसके हिसाब से है? उसकी वो इस चीज़ को प्रैक्टिकली तौर पे कहता है कि जो आपका सोसाइटी है इसमें अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो अमीर और गरीब का फ़र्क, दूसरे में वो कहता है कि अपॉर्च्युनिटी सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। जितनी अपॉर्च्युनिटी अमीर के लिए उतनी अपॉर्च्युनिटी गरीब के लिए भी होनी चाहिए, ठीक है? तो उसमें 2 चीज़ों को ही बस वो ज़्यादा फ़ोकस 2 चीज़ों के ऊपर, एक सोशल स्टेटस की बेस पे आपको बंदों के साथ अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करना चाहिए, और इकोनॉमिकली तौर पे भी वो कहता है कि अगर एक बंदा अमीर है तो दूसरा अगर गरीब है तो उसके साथ आपका बिहेवियर भी सेम होना चाहिए। सोशल और इकोनॉमिक ये दोनों चीज़ें हैं जो मार्क्सिज्म है। और जो फेमिनिज्म की मेरे बेटे आप बात कर रहे हो, फेमिनिज्म के अंदर तो आगे से उसकी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। जैसे ट्रेडिशनल फेमिनिज्म वो और चीज़ है, रेडिकल फेमिनिज्म और चीज़ है। वो मैंने आपको लास्ट टाइम याद है मैंने आपसे बात की थी कि जो फेमिनिज्म है उसको इतना ज़्यादा उन्होंने मज़ीद आगे आइडेंटिफ़ाई किया हुआ है चीज़ों के हिसाब से कि वो किसी हद तक आपकी रीजनल भी चीज़ बन जाती है। यानी पाकिस्तान में अगर फेमिनिज्म है तो उसके पर्सपेक्टिव और हैं।
ठीक है। फिर मैंने आपसे बात की थी जैसे स्कैंडिनेविया के अंदर जो इक्वालिटी है वो किस लेवल पर है, वो इकोनॉमिक इक्वालिटी भी है कि यानी मिसाल के तौर पे कि उधर अगर एक मेल काम कर रहा है तो उसके वर्किंग आवर और उसकी जो वैल्यूज़ हैं, जितना वो पे करता है मेल, उतनी वो कहते हैं जी फीमेल को भी इतना ही पे करना चाहिए। तो इस सारी चीज़ को ज़ेहन में रखते हुए हम लोगों ने यानी फिर आगे से ऑब्वियसली ये हमारा भी टॉपिक नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम इसको बात करते रहेंगे फिर, ठीक है। तो जी वेरियस स्टडीज़ हैव यूज्ड सेमियोलॉजी टू शो हाउ हिडन मीनिंग्स आर एम्बेडेड इन द टेक्स्ट। अब मेरे बेटे इसमें बहुत से रेफरेंसेस हैं, आपको मैं सिर्फ ये कहूँगा आप इनमें से एक या दो ले लें। कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस हैं, जैसे मेरे बेटे focus on the concept or themes embedded in the text are extension of quantitative content analysis. Philo and Berry, for example, identify recurring themes in news report of the Israeli-Palestine conflict, such as language references when referring to similar form of behavior. Palestinians were often described as terrorists, while Israeli settlers were called extremists or vigilants. अब देखिए मेरे बेटे, अब ये देखिए मीडिया के हिसाब से उन्होंने कितनी ज़बरदस्त एग्जांपल दिया। वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात आपकी देखें टर्मिनोलॉजी, आप देख लें, टर्मिनोलॉजी देख लें। वो कहते हैं कि जब भी रिपोर्ट किया जाता है इज़राइल और पैलेस्टीन के प्रॉब्लम्स के हिसाब से बात की जाती है, तो इज़राइली को हमेशा, जो इज़राइली हैं उनको क्या रिप्रेजेंट किया, जैसे बड़े नाइव हैं और जैसे बड़े बेचारे आप ये कह लें कि विजिलेंट से मुराद है कि बड़े फंसे हुए बेचारे, बड़ी मुश्किल से वो ज़िंदगी गुजारें, और एज़ कम्पेयर टू पैलेस्टीन उनको क्या कहते हैं, उनको टेररिस्ट कहते हैं। ये देखो, ये तो बिल्कुल अपोजिट चीज़ है ना। लेकिन देखो अब जो आप रिपोर्टिंग करेंगे, जब एक मिसाल के तौर पे आप देखें आजकल के हिसाब से भी मेरे बेटे अगर हम बात करें झूठा 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 झूठा, चोर 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 चोर, यानी एक चीज़ को इतनी दफ़ा उसको रिपीट किया जाता है मीडिया के अंदर कि आई मीन वो चीज़ बंदों में एम्बेडेड हो जाती है, बंदों के दिमाग में आ जाती है। यानी आपने एक बंदे का पॉलिटिशियन का नाम लेंगे तो उसको इतनी दफ़ा टीवी पे या यानी सोशल मीडिया पे उसको एक चीज़ दी गई है, बार बार उसके लिए कहा जाता है कि मेरे बेटे उसके पास कोई चॉइस ही नहीं। बंदे जो उसका नाम भूल जाते हैं, लेकिन ये कहते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन कह रही है तो चोरी है। और मेरे बेटे शाबाश आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करें ताकि भाई ये नहीं मेरी तवज्जो उधर भी रहे। मेरे बेटे दिस इज़ टू मच यार। उसके बाद जी रिलेशनल एनालिसिस एग्जामिन हाउ टेक्स्ट encourage the reader to see something in a particular way by relating one idea to something different. Hall calls this a preferred reading or the way text is constructed through language, picture, illustration. Tell the audience how to interpret the information presented. अब देखें एक और चीज़ जो इसके अंदर है बेटे, वो क्या चीज़ है, डिफरेंट एलिमेंट्स को आपने यूज़ करना है। इसमें टेक्स्ट भी आ जाएगा, पिक्चर, लैंग्वेजेस, इन सब को मर्ज करके, यानी सेमोलॉजी में आप इतनी डिटेल चीज़ों को ले सकते हैं मेरे बेटे। और आप ये जो डिटेल आपके पास डाटा आएगा उसमें पिक्चर्स के थ्रू भी आप हेल्प ले सकते हैं, आप उसमें इलस्ट्रेशन के थ्रू भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है मेरे बेटे, ये डिफरेंट चीज़ों को मर्ज करके तो आपको कितनी ज़बरदस्त, कितना डिटेल आपको किसी भी का बिहेवियर, आप उसको किसी भी एक लोकेलिटी का, किसी भी कम्युनिटी का आप अच्छा बिहेवियर यानी बिल्कुल डिटेल ले सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ मेरे बेटे लिमिटेशंस भी हैं। रोज सजेस्ट दैट अ रिसर्चर नीड्स अ थॉरो grounding in their subject matter if they are to identify and understand the underlying meaning of the text or behavior. A semiological analysis of multi-player video games, for example, would be difficult for a researcher with little or no experience of online gaming. More fundamental limitations relate to the idea that we cannot simply assume that because a researcher uncovers hidden meaning in a text, our casual audience would do the same. Similarly, semiology is based on the belief that media messages are layered in terms of denotations and connotations. Core ideas are embedded in the layer of seemingly inconsequential ideas. The real message of advertising, for example, is not about choosing one product over another, but about creating a consumption culture in which people define themselves in terms of what they buy. अब देखो बेटे इसकी लिमिटेशंस के अंदर क्या चीज़ आ जाती हैं। देखिए मेरे बेटे, वो कह रहे हैं कि जैसे अभी मैंने आपसे मीडिया की बात की, ठीक है, जैसे मैंने आपके टीवी प्रोग्राम्स की बात की, लास्ट टाइम मैंने आपके फिल्म की बात की जिसमें वो वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के हिसाब से हमने बात की। इन सब में आप देखें हम एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर स्टडी करते हैं। ये जर्नलाइज नहीं हो सकता। मेरे बेटे को बात की समझ आ रही है? जैसे ये जर्नलाइज नहीं हो सकता। जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, स्पेसिफिक कल्चर है, वो एक जगह के हिसाब से तो वैलिड होगा, दूसरे पे वो कल्चर नहीं होगा। अब मैं इसकी आपको सबसे ईजी एग्जांपल क्या दे सकता हूँ। देखो बेटे, हम लोग पंजाब में रहते हैं, पंजाब में मेजॉरिटी पंजाबी बोलती है और या उर्दू बोलती है, ऐसे ही है। अब आप सियालकोट का जो एक्सेंट है, जो उनका तरीक़ाकार है, जो उनकी लैंग्वेज है, वो इंटायरली डिफरेंट है फैसलाबाद के साथ। जो फैसलाबाद की है उनकी सराइकी के हिसाब से डिफरेंट है। अब सराइकी भी तो पंजाब के अंदर ही आता है। तो हमें विद इन आ प्रोविंस हमें मल्टी यानी एक्सेंट मिलते हैं। उसके बाद जो इनका टेक्स्ट
का जो स्टाइल है वो डिफरेंट है, इनकी जो इंटरप्रिटेशन है वो किसी हद तक डिफरेंट है। तो जब एक चीज़ को इतने डिफरेंट अंदाज से इंटरप्रेट किया जा सकता है तो ऑब्वियसली फिर उसकी वैलिडिटी जो है उसको लेकर के चलना ये वाकई इट्स रियली अ डिफिकल्ट टास्क मेरे बेटे, ठीक है। ये था। अच्छा मेरे बच्चों, अब इसमें ऐसी चीज़ आ जाती है जो अभी हमने सीमियोलॉजी पढ़ के अब ये हमारा जो प्राइमरी है किसका क्वालिटेटिव का जो प्राइमरी डाटा सोर्सेज हैं वो हमने सारे कर लिए हैं। अब एक छोटा सा इसका है सेकेंडरी क्वालिटेटिव मेथड्स क्या हैं। सेकेंडरी जिसमें अब जो आप कह लें कि जो रिसर्चर जो है वो क्वालिटेटिव कर रहा था, पहले जितना कुछ भी पढ़ा, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, सेमियोलॉजी, ठीक है, अनस्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इंटरव्यूज, ये सारा हमने ग्रुप इंटरव्यूज, ये सारा जो हमने पढ़ा ये हमने किस में पढ़ा, क्वालिटेटिव में पढ़ा, किसमें, क्वालिटेटिव मेथड्स में पढ़ा। अब इसकी जो सेकंड है यानी सेकेंडरी क्वालिटेटिव मेथड्स, बिल्कुल छोटा सा इसमें है मेरे बेटे, उसमें आ जाता है जी क्या जी, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। अब डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज एज इट सेल्फ हमें क्या बता रहे हैं कि जिसमें डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने कलेक्ट करना है और उसके थ्रू आपने क्या लेना है मेरे बेटे, डाटा कलेक्ट करना है। और ये डाटा जो हमें मिलेगा ये किसके रिलेटेड होगा, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, ठीक है मेरे बेटे। मेरे बेटे किस किस तरह से हम निकालें ना, फॉर इंस्टेंस मुझे अभी देखिए मुझे किसी भी बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर मैं इन्फॉर्मेशन लेता हूँ मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट्स मैक्सिमम ये हो सकता है मैं किसी हॉस्पिटल से जाके लूँ, लेकिन वो तो एक से ले सकता हूँ, दो से ले सकता हूँ, एक स्मॉल स्केल के ऊपर तो मैं अपनी लोकेलिटी के हिसाब से जो आसपास पुलिस स्टेशन उधर से इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ, हेल्थ केयर के सेंटर से ले सकता हूँ। लेकिन ये नॉर्मली तौर पर अगर आप थोड़ा सा बड़ा एक प्रोविंस लेवल पर, आप प्रोविंशियल लेवल पर काम करना चाहते हैं तो ये नॉर्मली डाटा हम किधर से लेंगे, गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल साइट्स हैं उधर से लेंगे, या जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उधर से लेंगे। ये बेसिकली आपने उनके ऊपर रिलाई करना, बिकॉज वो आपने तो प्रिपेयर नहीं की, वो तो आपको डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे वो आपको अपडेट करके देती है गवर्नमेंट। तो ये वो चीज़ है मेरे बेटे, ठीक है। इसमें सिंपल आपने क्या करना है, आपने इंटरनेट पे जाना है या आपने पर्सनली आपने किसी डिपार्टमेंट में जाना है और आपने वो डाटा कलेक्ट करना है। देयर आर मेनी डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज अवेलेबल टू सोशियोलॉजिस्ट एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू क्लासीफाई देम इन एनी मीनिंगफुल वे, ठीक है जी। We can however think about documentary evidence in the term of different sources and type, ठीक है ना मेरे, बट इसमें तो है इतनी ज़बरदस्त कोई बात नहीं है। स्ट्रेंथ क्या, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज गिव द रिसर्चर एक्सेस टू द डेटा दैट वुड कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, टाइम, एफर्ट टू कलेक्ट पर्सनली। अब देखें इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, पीछे वाली चीज़ें रिपीट हो जाएंगी बेटे। सेकेंडरी जो आपका है मेथड है वो उसमें क्या चीज़ आ जाएगी, आपने रिलाई करना है, किसके ऊपर रिलाई करना है, गवर्नमेंट के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया उनके इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, उनके डिपार्टमेंट्स के ऊपर। इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ ये है कि आप पर्सनली तौर पे तो एक शहर को नहीं ये नहीं एक महीने में कंप्लीट कर सकते, उसको विजिट कर सकते, तो ये पूरे मुल्क या पूरे किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यहाँ तक कि अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के हिसाब से आप कुछ डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए तो पॉसिबल नहीं, कि जैसे अगर आप मैकडोनल्ड पे रिसर्च करना चाहते हैं तो आप पर्सनली तो नहीं कर सकते, एक मंथ में नहीं, आप मेरे बेटे शायद 10 साल में भी नहीं कर सकते। इसकी वजह है कि ऑब्वियसली 160 से 70 मुल्कों के दरमियान तो ये मैकडोनल्ड है, तो आप उसको कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली वी आर बाउंड कि हम जो उनका डाटा जो उनकी साइट के ऊपर हम उसी चीज़ को ये नहीं फिर लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसमें सारी ये चीज़ें, इसमें स्ट्रेंथ में क्या चीज़ है, आपका टाइम सेव हो जाएगा, आपका पैसा सेव होगा, ये टाइम क्योंकि आपका कितना टाइम जो आपका फिर आपका वो कंज्यूम नहीं होगा अगर आप उसके ऊपर करेंगे। अब देखिए हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर कंपैरेटिव पर्पस, कंट्रास्टिंग हाउ पीपल वंस लिव विद हाउ वी लिव नाउ इज यूजफुल फॉर ट्रैकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सोशल चेंज। मोर theoretically documents can provide qualitative data of great depth and detail, ठीक है मेरे बेटे। for example diaries such as those of Samuel Pepys, ठीक है, who recorded life in England during the 1660s, or Anne Frank, who recorded her life in hiding from the Nazis in Amsterdam during the Second World War. Documents can also be useful for semiological analysis that compares their literal, why they actually say, and metaphorical meanings, what they tell us about the hopes, fear and beliefs of whoever produced them. मेरे बेटे इसमें न्यूज़पेपर आर्टिकल्स फॉर एग्जांपल may tell us more about their writers and how they see social problems than that they do about the topic of the article. अब देखिए इसमें हमने क्या चीज़ें, वही चीज़ें जो हमने किस में पढ़ी थी मेरे बेटे, क्वांटिटेटिव में पढ़ी थी, सारी चीज़ें आप उसको यानी उसको रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। टाइम आपका बच जाता है, पैसा आपका बच जाता है। आप इसमें किस किस चीज़ से हेल्प ले सकते हैं, आप हिस्टोरिकल लेटर्स, हिस्टोरिकल डायरीज, हिस्टोरिकल बुक्स, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, पुराने न्यूज़पेपर
के अंदर ये सारी चीज़ें जो है मेरे बेटे, आप इनसे हेल्प लेके अपना टाइम, आपका पैसा बचा सकते हैं, ठीक है। और इसकी लिमिटेशन क्या रहती है, लिमिटेशन भी हम वो पुरानी वाली पढ़ेंगे मेरे बेटे कि हम बाउंड हैं, हमारे पास प्रैक्टिकली तौर पे हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं होते, इतना टाइम ही नहीं हमारे पास कि ठीक है कि हम प्रैक्टिकली तौर पे इन सब जगहों पे जा सकें। मोर थ्योरेटिकली डॉक्यूमेंट्स पोज रिलायबिलिटी प्रॉब्लम्स इन दैट दे मे बी इनकम्प्लीट। अब मैंने जैसे आपसे बात की कि कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो इसमें ये एक लिमिटेशन हो सकती है कि जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है मेरे बेटे, वो पढ़ा थोड़ा सा ख़राब हो गया, कुछ चीज़ें उसकी मिस प्रिंट हैं, तो आप उनसे फिर कंप्लीट मीनिंग नहीं ले सके। एक चीज़ इनएक्यूरेट भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास इस बात की कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई इस बात की श्योरिटी नहीं है कि जो ये चीज़ आज से इतने साल पुरानी है, ये अभी भी उस लेवल पर रिलायबल है कि नहीं है। और लास्ट है अनरिप्रेजेंटेटिव डायरीज, फॉर एग्जाम्पल मे सिंपली वन इंडिविजुअल्स व्यू। इसमें हम ये चीज़ भी देख सकते हैं मेरे बेटे कि इसकी लिमिटेशंस के अंदर कि हमारे पास एक्यूरेट नॉलेज नहीं आ सकता, हमारे पास इनकम्प्लीट बाज़ औक़ात नॉलेज हमें मिलता है, और बाज़ औक़ात तो ये होता है कि आपने जो डायरीज़ ली हैं पास्ट के हिसाब से, जिनको आप अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो क्या पता वो बायस्ड भी हो सकता है कि उस बंदे का जिस माइंड फ्रेम में उस बंदे ने वो डायरी लिखी, अपने एक्सप्रेशंस को शो किया, वो एक स्पेसिफिक किसी एक इन्फ्लुएंस के अंडर रह के उसने वो काम किया हो। तो इसकी ये लिमिटेशंस आती हैं कि आप जो कुछ भी कलेक्ट करना चाहें आप कर तो सकते हैं, लेकिन वैलिडिटी वो कितने रियल हैं, ये फिर भी थोड़ी-सी आपके लिए डाउटफुल हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज ऐसा हो गया कि आज हमारा ये सारा कंप्लीट हो गया है। क्वालिटेटिव डाटा भी हमने कर लिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद उससे पहले हमने क्वांटिटेटिव डाटा किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी। अब हमारा सिर्फ एक जो है वो हमारा इसमें रह गया है मेरे बच्चों जी। सिर्फ कल का लेक्चर है और आपका जो चैप्टर नंबर 3 है मेथड ऑफ रिसर्च, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है मेरे बेटे। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ते रहा करें, और जब टीचर पढ़ा हो तो बड़ी तवज्जो से उसकी बात सुनते हैं, ना कि आगे पीछे देखते हैं। जज़ाकल्लाह।